दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 48वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने पॉइसन इक्वेशन एंड लैप्लासिस इक्वेशन को समझा था कि कैसे वो डिराइव हुई थी और कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पॉइसन एंड लैप्लासिस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस की जरूरत होती है। तो बाउंड्री कंडीशन अगर कोई प्रोवाइड कर दे तो आप उन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। दूसरा, हमने लास्ट एपिसोड में जो भी प्रॉब्लम ली थी वो वन वेरिएबल प्रॉब्लम थी। मतलब अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो केवल एक वेरिएबल के साथ चेंज हो रही है, इसलिए मैंने उनको वन डायमेंशनल प्रॉब्लम बोल दिया था। वन डायमेंशनल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी जो ज्योमेट्री है वो वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशन का मतलब यहां पे ये है कि जो मेरा पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है वो एक वेरिएबल के साथ चेंज हो रही है। तो वो चीज हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी। हम अपने आप को लिमिट करेंगे वन वेरिएबल प्रॉब्लम तक ही, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम तक ही। ऐसे टू डायमेंशनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं जिनमें बाउंड्री कंडीशंस आपको दी होंगी और लैप्लासिस इक्वेशन लगा के आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। अंदर जो भी ज्योमेट्री दे रखी है उसके अंदर का उसके अंदर जो रीजन होगा उस रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को बता सकते हो। टू डायमेंशन टू वेरिएबल प्रॉब्लम भी आ सकती है, थ्री वेरिएबल प्रॉब्लम भी बन सकती हैं, बट हम वहां तक नहीं जाएंगे बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा। केवल वन डायमेंशन तक ही हम अपने आप को रोकेंगे। आज का जो एपिसोड है इसमें भी हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जरा प्रॉब्लम देखिए। मेरे पास एक सिचुएशन है और सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। इस तरह से मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दे रखा है। अब यहां पे मेरे पास दो प्लेन दे रखी है, इनफाइनाइट लेंथ प्लेन है, ठीक है। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। तो ये थोड़ा मतलब ये बाउंड्री नहीं है भाई, ये मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ है। ये आई के प्लेन में है, मतलब एक्स जेड प्लेन में है। ये एक्स जेड प्लेन में ये अपने ये ऐसे रखी हुई है। एक जो है एक आपको रखी हुई है समवेयर बीच में कहीं पे, ठीक है। वो आपको समवेयर यहां पे कहीं पे रखी हुई है, ठीक है। ऐसे कुछ प्लेन रखी हुई है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही कुछ इसको बना दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। ये भी इनफाइनाइट प्लेन है भाई, ठीक है। ऐसे एक इनफाइनाइट प्लेन है और ये जो प्लेन का जो एंगल है ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए π/3 पे है। ये आपका एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है जो कंडक्टिंग प्लेट है, और एक और कंडक्टिंग प्लेट रखी हुई है यहाँ पे, इनफाइनाइट लेंथ की है ये भी और ये भी, ठीक है। बीच में यहाँ पे इनके बीच में गैप है, मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे हल्का सा गैप है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये कनेक्टेड नहीं है, दोनों कंडक्टिंग प्लेट कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे बीच में गैप है भाई, ठीक है। जैसे आप बुक के पेज खोलते हो ना, तो एक पेज इधर है एक पेज इधर है और बीच में वो कनेक्ट होती हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, बस आप ये समझिए। इनके बीच में जो एंगल है वो π/3 का है। आपको ये दे रखा है कि ये जो प्लेन है ये ग्राउंडेड है, जो कंडक्टिंग प्लेट है ये वाली ग्राउंडेड है, और इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट का है, ये 50 वोल्ट का है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एट, फाइंड V एट, एक पॉइंट अगर मैं दे दूं आपको x में 2 दे दूं, मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रहा हूं एक पॉइंट को 2 π/6 4। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कोई पॉइंट है जिसमें r एक्सिस से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 2 है और x के साथ कितने एंगल पे है? π/6 पे है, और हाइट कितनी है? z है। हाइट मतलब 4 है। अब इसको विजुलाइज कीजिए। ये जो पॉइंट है ये कहां पे है? x एक्सिस के साथ π/6 एंगल पे है। ये x एक्सिस है, इससे π/6 एंगल पे है, और रेडियली कितना आउटवर्ड है? इस एक्सिस के साथ 2 रेडियली आउटवर्ड है, और हाइट कितने पे है? 4 हाइट पे है। यहां पे अपने को पोटेंशियल बताना है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकते थे यहां पे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू होगी। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें?
अगर मैं ये देखूं कि यहां पे एक कंडक्टिंग प्लेट है और यहां पे एक कंडक्टिंग प्लेट है और ये इनफाइनाइट तक है और यहां का पोटेंशियल 0 है और यहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो देखा जाए तो पोटेंशियल केवल फाई के साथ वेरी कर रहा है। आप एक तरह से एक प्लेन को एक्स जेड प्लेन में ले लो और एक आपकी प्लेन थोड़ी इधर है, तिरछी है ऐसे, तो इस तरफ से इस तरफ आपका पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ऐसे फाई के साथ वेरी कर रहा है। क्योंकि अगर इस प्लेन पे देखोगे तो इस प्लेन पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब आर के साथ पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। जितना बाहर जाओगे फाई को सेम रखते हुए, अगर मेरा फाई सेम है, इस प्लेन पे देखो ना फाई की वैल्यू 0 है, इस प्लेन पे फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो इस प्लेन पे पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, आर चेंज होने से पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा, जेड चेंज होने से पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। चेंज कैसे हो रहा है पोटेंशियल बताओ? केवल और केवल फाई के साथ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे भी एक तरह से वन वेरिएबल प्रॉब्लम हो गई है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो रीजन है वहां पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, कोई फ्री चार्ज नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। लैप्लासिस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करना है। अब कैसे लिखें भाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 1 अपॉन h1 h2 h3, तो आपको पता होगा कि यह होता है 1 अपॉन r। अगर आपको dl याद हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, dl इज इक्वल टू dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप, यही होता है ना भाई। तो h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू r है, h3 की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन h1 h2 h3। अब आइए अंदर, डेल बाई डेल u1 डेल बाई डेल r ऑफ h2 h3 अपॉन h1 डेल बाई डेल r ऑफ v। सही है जी, क्योंकि मुझे डेल स्क्वायर v चाहिए ना भाई, मैं लैप्लासियन निकाल रहा हूं भाई v का। प्लस क्या बनेगा? डेल बाई डेल फाई ऑफ h1 h3 अपॉन h2 डेल v बाई डेल फाई, ये बनेगा भाई। प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ h1 h2 अपॉन h3 r अपॉन 1 डेल बाई डेल जेड ऑफ v। एक बार जरा देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या? यहां तक सही है। अब जरा देखो, v जो है वो r के साथ नहीं बदल रहा, v जो है वो z के साथ नहीं बदल रहा, केवल फाई का फंक्शन है। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा इसको? डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 1 बाई r डेल बाई डेल फाई ऑफ 1 बाई r डेल v बाई डेल फाई, यही बनेगा भाई। और ये बराबर की इधर आएगा 0। तो आप ये कह सकते हो इस r को मैं उधर ले जाता हूं, बल्कि ये r भी आपका एक तरह से, चलो इस r को पड़ा रहने दो, इसको ले जाओ पहले, बराबर की उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? यहां पे आप बोल सकते हो डेल बाई डेल फाई ऑफ 1 बाई r डेल v बाई डेल फाई, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, इसकी वैल्यू मेरी 0 हो गई है। अब सुनो, ये जो r है इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो भाई, क्योंकि जो मेरा पोटेंशियल है वो r का फंक्शन नहीं आना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर बाहर मत निकालो, आप एक काम करो, इसी को आप क्या ले लो? कांस्टेंट। अगर आप इसको कांस्टेंट लेते हो ना तो r की एक टर्म आएगी, इसका मतलब पोटेंशियल r का फंक्शन हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। तो इस r को आप बाहर निकाल लो, ठीक है ना? r को बाहर निकालोगे तो वैसे भी r बाहर आ ही जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करो ना, डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स करो ना, तो r का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू फाई वो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है, फाई के रिस्पेक्ट में r का। तो अल्टीमेटली यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर v बाई डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो डेल v बाई डेल फाई क्या बनेगा? सम कांस्टेंट k नोट। एक बार इंटीग्रेट कर दो ना फाई के रिस्पेक्ट में, वो आपका कांस्टेंट k नोट आ जाएगा। और फर्दर अगर मैं देखूंगा तो वो बन जाएगा k नोट फाई प्लस k1। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। पोटेंशियल जो है वो ये बनेगा। k नोट एंड k1 की वैल्यू आप अपने को निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे भाई? अगर मैं फाई की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो पोटेंशियल मेरा 0 है, तो ये जो पोटेंशियल आया है ये फाई का फंक्शन आया है, ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल फाई का फंक्शन आया है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैं इसको देखूं तो मैं बोलूंगा कि फाई की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो ये बन जाएगा k1, और k1 की वैल्यू फिर 0 होनी चाहिए, क्योंकि फाई इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल मेरा 0 है,
तो इसका मतलब ये आपका 0 हो गया है, ठीक है। अब आइए, अगर मैं फाई की वैल्यू को π/3 कर दूंगा तो ये बन जाएगा k0 π/3, और k1 तो पहले ही 0 हो चुका है, तो ये बन जाएगा π/3 पे पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 50 वोल्ट। तो यहां से k0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150/π। तो यहां पे अगर मैं k0 एंड k1 की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पोटेंशियल जो है फाई के साथ कैसे बदल रहा है। पोटेंशियल जो फाई का फंक्शन आएगा वो आएगा 150/π इंटू फाई प्लस 0। इस तरह से पोटेंशियल मेरा फाई के साथ चेंज होगा। अब कुछ लोग ये बोलते हैं सर यहां पे आप इसको कांस्टेंट क्यों नहीं ले सकते थे? एक मिनट के लिए चलो मैं यहां पे कांस्टेंट ले लेता हूं इसको, 1/r del v बाई del फाई को अगर मैं कुछ कांस्टेंट ले लेता, कुछ C0 ले लेता, चलो ठीक है। तो यहां से आप देखते हैं del v बाई del फाई क्या आता है बताओ? वो आता है हमारे पास C0/r, ये C0 इंटू r, C0 इंटू r, और फिर v की जो वैल्यू आती वो आती C0 r फाई प्लस C1। तो यहां से अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल जो है r का फंक्शन भी है और फाई का फंक्शन भी है, जबकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल r के साथ तो नहीं बदलेगा। बाहर की तरफ चलोगे ना आप, इस प्लेन पे हो, जैसे मान लीजिए आप इस कंडक्टिंग शीट पे हो और आप r को चेंज कर रहे हो, रेडियली आउटवर्ड चल रहे हो, तो पोटेंशियल बदल थोड़े ना रहा है। तो इसका मतलब ये जो तरीका है ये गलत होगा, आप इस तरह से नहीं कर पाओगे, आपको इस r को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम पोटेंशियल को निकालेंगे। अब क्वेश्चन तो ये था कि अपने को इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो इसमें ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, r के इंडिपेंडेंट है और z के भी इंडिपेंडेंट है, केवल π/6, तो π/6 यहां पे पुट कर दो भाई। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 150/π इंटू फाई की जगह पे क्या आ जाएगा, π/6, तो कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास जो आएगा ये आप देख लो, 6 दूने 12, 25, 25 वोल्ट आपका यहां पे मिल जाएगा। जो ये वाला पॉइंट होगा यहां पे 25 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो पोटेंशियल है फाई के साथ बदल रहा है। अब यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं, E इज इक्वल टू क्या कर सकते हो आप, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V, आप ये कर सकते हो। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ग्रेडियंट निकालना है और V जो है केवल फाई का फंक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आप यहां से इसको सोल्व कर सकते हो और इजीली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, वो आप इजीली निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई थिंक फाई का फंक्शन आएगी भाई, फाई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी ऐसे, ठीक है, फाई डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वो निकाल लेना यहां से ग्रेडियंट निकाल के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। अगर आपको बाउंड्री कंडीशंस दे दी जाएं तो आप लैप्लासिस इक्वेशन को सोल्व करके पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बता सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास दो कोन दे रखे हैं, दो मतलब कंडक्टिंग कोन है, और कुछ इस तरह से इधर देखिए, ये मेरे पास कोई एक्सिस है और यहां पे एक कोन है, कंडक्टिंग कोन है, और ये एंगल दे रखा है π/10, π/10 एंगल ये दे रखा है इस कोन का। और हमारे पास एक और कोन दे रखा है जो कि यहीं पे है, और ये जो एंगल है ये दे रखा है π/6, ठीक है। और ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है, मतलब ये वैसे तो आपको फाइनाइट लग रहे होंगे बट इनफाइनाइट तक है। ये भी कंडक्टिंग है और ये भी कंडक्टिंग है, जैसे आप वो फनल बना देते हो ना, ऐसे फनल समझ लीजिए, कंडक्टिंग है बस, ये भी कंडक्टिंग अंदर वाला, ये भी कंडक्टिंग है, और ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है। दूसरा, यहां पे ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कनेक्टेड हो गया ना तो फिर पूरा एक ही कंडक्टर बन जाएगा ये, और पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकता इनकी प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि ये जो इनर कंडक्टर है ये आपका ग्राउंडेड है, इनर जो कोनिकल शेप में जो कंडक्टर है वो ग्राउंडेड है, और आउटर जो है ये आपका 50 वोल्ट से कनेक्टेड है, 50 वोल्ट
सोर्स से कोई कनेक्ट होगा, यहाँ पे 50 वोल्ट मेंटेन किया हुआ है, इस पूरे कंडक्टिंग सरफेस पे 50 वोल्ट रहेगा। आपको बताना है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी और पोटेंशियल कैसा आएगा, ये आपको बताना है। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग इसलिए अगेन ये वन वेरिएबल प्रॉब्लम है, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। कैसे? अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इस पूरे कोन के ऊपर पोटेंशियल फिक्स है बाहर वाले पे और अंदर वाले पे पोटेंशियल 0 है। और इस कोन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से सोचूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर मेरा ओरिजिन है तो इस कोन के ऊपर आर बदल रहा है, अलग अलग जगह पे सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है, आर बदल रहा है और मेरा फाई बदल रहा है। फाई मतलब एक्स के साथ जो एंगल है, मतलब अगर मैं ये पॉइंट ले लूं इस सरफेस के ऊपर तो यहां से आर अलग होगा और फाई एक्स के साथ जो एंगल होगा वो अलग होगा। सिमिलरली अगर मैं इधर पॉइंट ले लूं तो इस पॉइंट पे आर की वैल्यू अलग होगी, फाई की वैल्यू अलग होगी। इसका मतलब आर और फाई जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है इस कोनिकल सरफेस पे, चाहे वो इनर पे देखो चाहे आउटर पे देखो। तो अगर मैं आउटर सरफेस पे देखूं तो पोटेंशियल जो है वो आर और फाई के साथ बदल नहीं रहा, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, केवल थीटा के साथ बदलेगा। इसका मतलब पोटेंशियल, अगर आप ध्यान से देखें तो इनर कोन और आउटर कोन पे जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, वो आपका अलग अलग है और पोटेंशियल भी आपका अलग अलग है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो आर और फाई के साथ नहीं बदल रहा, केवल थीटा के साथ बदल रहा है। यहां पे आपका अगेन पोटेंशियल वन वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। इसका मतलब आप पोटेंशियल को सिंगल वेरिएबल मान के लैप्लासिस इक्वेशन आप लगा सकते हो। इनके बीच में जो रीजन है वहां पे कोई चार्ज डेंसिटी भी आपने नहीं दे रखी, कोई अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, तो एक तरह से लैप्लासिस इक्वेशन बन जाएगी इनके अंदर और वो बनेगी डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। और यहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे लेना होगा तो 1/r स्क्वायर साइन थीटा, h1 h2 h3 की वैल्यू यही आएगी भाई। और यहां पे बनेगा डेल बाई डेल आर, उसको छोड़ दो क्योंकि आर के साथ तो बदल ही नहीं रहा, तो अगला बनेगा डेल बाई डेल थीटा ऑफ, जरा देखो ना डीएल क्या होता है, डीएल आप लिख लो, वो होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये होता है डीएल। तो h1 की वैल्यू 1 बन जाएगी यहां से और h3 की वैल्यू आर साइन थीटा बनेगी और h2 की वैल्यू आर बनेगी। तो यहां से अगर थीटा वाली टर्म लिखोगे ना तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, h1 h3 अपॉन h2। h1 की वैल्यू 1 है, h3 की वैल्यू ये है और h2 की वैल्यू, तो यहां पे सीधा सीधा साइन थीटा आ जाएगा, डेल बाई डेल थीटा ऑफ v। v केवल थीटा का फंक्शन है भाई, ठीक है, और बराबर की इधर 0, ठीक है भाई। तो अब जरा देखो, अब मैं इस पूरी टर्म को बराबर की उधर ले जा सकता हूं भाई, ये तो खत्म ही हो जाएगी। अच्छा, इस साइन थीटा को बाहर नहीं निकाल सकता अब मैं, तो पॉइंट को समझो भाई क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में है ना ये। तो डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा, इनको आप फुल डेरिवेटिव में भी लिख सकते हो, ये 0 बन जाएगा, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो अल्टीमेटली अब यहां से देखो ये क्या बन गया। तो आप ये कह सकते हो कि यहां से मैं कह सकता हूं साइन थीटा डेल वी बाई डेल थीटा की वैल्यू जो है वो सम कांस्टेंट आएगी के नॉट। तो यहां से डेल वी बाई डेल थीटा क्या बन गया, डेल वी बाई डेल थीटा आपका जो बनेगा वो बनेगा के नॉट अपॉन साइन थीटा, के नॉट अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा भाई। डेल वी बाई डेल थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो अब मुझे अगर v निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे भाई, उसके लिए अपने को इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी थीटा, इनडेफिनेट इंटीग्रल कर दो, बाद में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे भाई, ये बड़ी मुसीबत वाली चीज है यार। तो इसको आप जरा देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना भाई, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हो भाई डी थीटा, ठीक है। अब जरा देखो, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं किससे, हाँ, इसको अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये तो आपको मैथ आना चाहिए भाई, अब पूरा मैथ की प्रॉब्लम बन गई है। 2 साइन थीटा बाई 2, जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं एंड कोस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, सही है भाई।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर और नीचे टेन थीटा बाई टू आ गया। तो इसको अगर मैं लिखूंगा v को, मैं इधर लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और के नोट भी बाहर आ गया भाई, के नोट बाई टू, और ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई टेन थीटा बाई टू डी थीटा। सही है भाई, मेरे हिसाब से तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। टेन थीटा बाई टू को आप क्या मान सकते हो, टेन थीटा बाई टू को आप p मान सकते हो। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू डी पी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा इज इक्वल टू 2dp। याद आएगा भाई, तो इसकी वैल्यू 2dp पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा k नोट बाई टू इंटीग्रेशन, यहां पे जरा देखो क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा p, ठीक है जी, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2dp, ये कट गया, तो ये बन जाएगा k नोट ln p। ये मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी, और p की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा बाई टू। तो v की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी k नोट टेन थीटा बाई टू, ये बनेगा भाई मेरे पास। अब मुझे निकालना है k नोट की वैल्यू, लेकिन एक चीज और आएगी ना भाई, v इज इक्वल टू k नोट ln p प्लस k1 भी तो आएगा, तो प्लस k1 भी आप करो भाई, ठीक है, एक कांस्टेंट भी तो आएगा ना भाई। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, पोटेंशियल बन गया, थीटा के साथ कैसे वेरी होगा। अब बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं और k नोट एंड k1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए जरा बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, इधर से रब कर देता हूं। तो कहानी तो सिंपल ही थी, ठीक है, कहानी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई थीटा की वैल्यू π/10 है तो पोटेंशियल मेरा 0 है, तो इधर मैं थीटा की वैल्यू π/10 पुट कर रहा हूं एट थीटा इक्वल टू π/10, तो ये क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू k नोट 10 π/20 आ जाएगा भाई यहाँ पे, प्लस k1। तो k1 की वैल्यू जो आएगी वो बन जाएगी माइनस k नोट, और माफ कीजिएगा ln के अंदर भी तो आएगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया, v इज इक्वल टू k नोट ln, ये आएगा। तो यहां पे भी k नोट ln करो भाई, ln π/20, ln 10 π/20 π/20 प्लस k1, इस तरह का बनेगा भाई। अब यहां से आप जो है k1 की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस k नोट ln 10 π/20। सही है जी, ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। तो k1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दे, तो v की वैल्यू जो बनेगी अब फाइनली वो बनेगी k नोट ln 10 थीटा बाई टू, एक तो ये टर्म है भाई, और एक क्या है बताओ यहां पे, माइनस k नोट ln 10 π/20। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बन जाएगा k नोट ln 10 थीटा बाई टू अपॉन 10 π/20। ये आपके पास v आ गया, k1 हट गया। अब देखो स्टिल एक वेरिएबल है k नोट, अब वो k नोट कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू π/6 पे पोटेंशियल 50 होना चाहिए, तो एट थीटा इक्वल टू π/6 ये हो गया 50, और ये बन गया k नोट 10 ऑफ π/6 करोगे तो π/12 बन जाएगा, डिवाइड बाई 10 ऑफ π/20। तो यहां से और ln के अंदर आएगा, भी माफ कीजिएगा ln, तो k नोट की जो वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 50 अपॉन ln 10 π/12 अपॉन 10 π/20। ये बन गया, आप देख सकते हो k नोट की वैल्यू ये आ गई है। तो अगर मैं k नोट को यहां पे पुट कर दूंगा तो v आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो आप बताओ v की वैल्यू क्या निकल के आएगी, v जो फाइनली हमारे पास बनेगा वो बनेगा 50 अपॉन ln 10 π/12 डिवाइड बाई 10 π/20। तो ये टर्म आ गई भाई k नोट की जगह पे, और यहां पे क्या आ गया, ln 10 थीटा बाई टू
डिवाइड बाई 10π/20। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है। हमें पता चल गया कि v, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो निकाल लोगे आप, इसको भी निकाल लोगे आप कैलकुलेटर से, ठीक है। तो अल्टीमेटली थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो हमें पता चल गया, पोटेंशियल जो है थीटा के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो पता चल गया। तो किसी भी एंगल पे आप बता सकते हो, यहां पे अगर कोई पॉइंट लोगे ना, इस पॉइंट पे r की वैल्यू अलग होगी, फाई की वैल्यू अलग होगी, थीटा की वैल्यू अलग होगी। r और फाई को देखना ही नहीं, थीटा को देखो इस पॉइंट पे क्या है, वो थीटा यहां पे पुट कर दो और उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो आप। कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने को चाहिए माइनस ऑफ ग्रेड v। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो माइनस ऑफ ग्रेडियंट कैसे लोगे, 1/h1 del v by del r प्लस 1/h2, और h2 की वैल्यू क्या बनेगी r, 1/r del v by del थीटा, यही बनेगा भाई थीटा कैप, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी, क्योंकि v जो है केवल थीटा के साथ डिफरेंशिएट होगा। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ v को अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में खोलूंगा तो इसका del v by del r 0 हो जाएगा, del v by del phi 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को देखूं तो ये वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, कहां पता है बताओ, del v by del थीटा ये पता है, देखो यहां से del v by del थीटा निकाल सकते हो आप, del v by del थीटा इज इक्वल टू k नोट अपॉन साइन थीटा, और k नोट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो मैं पुट कर देता हूं। तो E विल बी इक्वल टू -1/r, और ये बन जाएगा k नॉट अपॉन ये साइन थीटा, ये हो गया यहां पे, ठीक है, और थीटा कैप, और k नोट की वैल्यू आप यहां से ये पुट कर दोगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो r के साथ बदल रही है, ठीक है, और बदलनी भी चाहिए, जितना आप बाहर की तरफ जाओगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बदलेगी, तो r का फंक्शन भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई का फंक्शन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए कि कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, और कैसे हमने लैप्लासिस इक्वेशन को सोल्व किया है उसको भी जरा समझिए एक बार। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर आ गए हैं, हमने 1 2 3 क्वेश्चन किए, ऐसे ही आपके 2D में भी प्रॉब्लम होती है, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ठीक है, ऐसे 3 वेरिएबल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। यहां पे अगर जितने भी प्रॉब्लम हमने सोल्व किए उनमें आपने देखा हो पोटेंशियल जो है वो आपका या तो मतलब सिंगल वेरिएबल था ना, एक वेरिएबल के साथ बदल रहा था, 2 वेरिएबल के साथ बदल नहीं रहा था, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सिंपल हो गई थी। 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम या 2 वेरिएबल प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और बड़ा लंबा सॉल्यूशन उनका जाएगा, तो वो चीज मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, आपको सिंगल वेरिएबल तक ही रहना है यहां पे, ठीक है। तो दोस्तों आपने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया एंड आपने लैप्लासिस एंड पॉइजन इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा। अब हम एक और नई चीज की तरफ बढ़ेंगे, और वो जो नई चीज है वो है यूनिकनेस थ्योरम। अब यूनिकनेस थ्योरम क्या है उसको हम आज के एपिसोड में नहीं पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में शुरुआत करेंगे यूनिकनेस थ्योरम की, और देखते हैं कि यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, और उससे फिर हमारे पास जो नए नए रिजल्ट्स निकल के आएंगे वो बड़े कमाल के होंगे, उनको भी जरा हम समझेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यूनिकनेस थ्योरम को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।